प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला की शुरुआत की है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सामाजिक विज्ञान अध्ययन की जो भी वीडियो अपलोड हो रही हैं, हो चुकी हैं अथवा आगे होंगी, उन तक आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, यानी कि आपको सूचना पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का प्रथम अध्याय भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, हमने ये देखा कि ये इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। आज हम इस अध्याय का भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा कि 1857 में शुरू हुआ था और हमें जो आज़ादी मिली थी 1947 ईस्वी में मिली थी। इस बीच में हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के पुरोधा थे या नेता थे, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि भारत आज़ादी के बाद कैसा होना चाहिए, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में सूक्ष्म रूप से मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ईस्वी को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और उस समय संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष मिल चुके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। प्रिय छात्र छात्राओं, संविधान सभा का गठन कर दिया गया। अब हमारी संविधान सभा या हमारे भारतीयों के सामने संविधान निर्माण करते समय एक प्रमुख समस्या थी, क्योंकि भारत एक विशाल देश है। ना यहाँ तो सारे लोगों की एक भाषा थी, ना एक जैसा परिवेश था, ना एक धर्म था, ना एक जाति थी। इन भिन्नता में यहाँ एकता को स्थापित करने की चुनौती थी। प्रिय छात्र छात्राओं, यह सामाजिक और आर्थिक स्तर में बहुत बड़ा अंतर था, और इन सब के बीच में हमें क्या था, राष्ट्रीय एकता यानी कि अनेकता में एकता को स्थापित करने की चुनौती थी, जिसको हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के निर्माण करते समय बखूबी निभाया और एक हमें अच्छा संविधान दिया। प्रिय छात्र छात्राओं, इसके प्रमुख लक्षणों में हम देखते हैं, पहला, संघवाद। हमारे संविधान में इस बात की स्पष्ट व्यवस्था की गई है, व्याख्या की गई कि भारत में एक से अधिक सरकारें होंगी। यानी कि मान लीजिए हम उत्तराखंड राज्य में रहते हैं तो हमारे पर एक उत्तराखंड सरकार कार्य करती है और एक केंद्र सरकार यानी भारत सरकार कार्य करती है। अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो हमारे पास एक उत्तर प्रदेश सरकार हमारे ऊपर उसके नियम लागू होंगे और एक केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे, यानी भारत सरकार के लागू होंगे। यानी कि हम किसी भी जगह रह रहे हैं तो वहाँ पर एक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के नियम लागू होंगे और भारत सरकार के नियम लागू होंगे। इसमें अब तीसरी स्तर की सरकार भी है, जिसको स्थानीय सरकार या पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्र छात्राओं, इस बात की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि कुछ मुट्ठी भर लोग दिल्ली में बैठकर सारे डिसीजन लेंगे तो सुदूर क्षेत्रों में क्या पता वो नियम उतने प्रभावी से का लागू हो ना हो। इसके लिए सरकार ने सारे जो विषय हैं उनको 3 विषयों में, सारे बिंदुओं को 3 विषयों में बांट दिया गया। केंद्र सूची या इसको संघीय सूची कहते हैं, 3 सूचियों में बांट दिया गया सारे विषयों। दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। राज्य, केंद्र या संघीय सूची में जिन विषयों को रखा गया उनमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है और पूरे भारतवर्ष पर लागू होती है। राज्य सूची में जिनको रखा गया, राज्य अपने अपने हिसाब से उन पर कानून बनाते हैं, यानी उत्तराखंड सरकार अलग कानून बनाएगी, उत्तर प्रदेश सरकार उन्हीं विषयों पर अलग बना सकती है, राजस्थान सरकार अलग बना सकती है,
और एक संवर्ती सूची, उसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर केंद्र यानी भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई तो सदैव केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के कानून को मान्यता मिलेगी। अब संविधान में स्पष्ट व्यवस्था की गई है। प्रिय छात्र छात्राओं, दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि जो हमारे सरकार के नुमाइंदे होंगे यानी जो शासक बनेंगे वो प्रत्येक नागरिक को भारत के रहने वाले समान अधिकार है। वो चुनाव लड़ भी सकता है, वो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी या कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद, ग्राम प्रधान, किसी भी स्तर पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। और वो व्यक्ति समान रूप से वोट देने का अधिकारी है। वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारे यहाँ व्यवस्था की गई, यानी कि यहाँ पर स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होगा, आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी के वोट का मूल्य बराबर होगा। यानी कि मान लीजिए प्रधानमंत्री वोट डाल रहे हैं और एक आम मजदूर वोट डाल रहा है तो दोनों के वोट की वैल्यू बराबर होगी। ये हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है। किसी भी जाति धर्म के आधार पर इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो वंचित वर्ग है उसको भी संसदीय व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई है। प्रिय छात्र छात्राओं, तीसरा प्रमुख बिंदु है शक्तियों का बंटवारा। हमारे संविधान में या भारतीय संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, यानी एक जगह शक्ति केंद्रित नहीं होगी ताकि किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो सके। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। विधायिका यानी जो कानून निर्माण करने वाली संस्था जैसे संसद या विधानसभा राज्य की, ये कानून का निर्माण करती हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। फिर जो कानून का निर्माण किया गया उन कानूनों को लागू कराने का कार्य कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में जितने भी सरकारी कर्मचारी तंत्र होता है वो स्थायी कार्यपालिका होता है, और अस्थायी मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल को अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। आगे और हम डिटेल से देखेंगे अगले अध्यायों में, अभी हम इसमें इतनी चर्चा करते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, तीसरा, अब कानून को बना दिया गया, लागू कर दिया गया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कानून को उल्लंघन करेंगे तो उस कानून के अंतर्गत जो सज़ा का प्रावधान है उसके लिए जो कार्य करेगी वो करेगी न्यायपालिका। तो हमारे यहाँ न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। तो कार्यों का बंटवारा कर दिया, कानून बनाने वाली संस्था अलग है, लागू करने वाली संस्था अलग है और न्याय करने वाली संस्था अलग है। तो हमारे यहाँ इस तरह से कभी भी अतिक्रमण की स्थिति नहीं आती है। प्रिय छात्र छात्राओं, अगला बिंदु है जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में आता है, मौलिक अधिकार। हमारे भारतीय संविधान द्वारा 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में कई विकास कार्यों में संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार आड़े आ रहा था, जिस वजह से उसको बाद में कानूनी संविधान संशोधन करके कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, यानी कि भारतवर्ष के अंतर्गत निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान होगा। यहाँ किसी भी प्रकार का छुआछूत या भेदभाव या जाति पात की बात करना, छुआछूत की बात करना या अन्य किसी भी प्रकार से भेदभाव करना गैर कानून घोषित कर दिया गया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति, ये मौलिक अधिकार है कि वो स्वतंत्र है, उसे पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत कहीं भी रहने, बसने या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि आपका शोषण होता है तो आप
संविधान की शरण में यानी कानून की शरण में जा सकते हैं। और जैसे मानव व्यापार करना, जबरिया श्रम करवाना यानी बेकार कराना, या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना, ये सब गैर कानूनी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप अपने धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं या किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अगला बिंदु है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है और शिक्षा पाने का अधिकार है। कक्षा प्राइमरी शिक्षा तो मूल अधिकार में शामिल कर दी गई है। और छठा बिंदु है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी भी प्रकार का अन्याय आपके साथ होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, यानी कि आप उसका विरोध कर सकते हैं। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा का नाम दिया था। प्रिय छात्र छात्राओं, अगला बिंदु है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि कोई देश, यानी कि हमारा देश, हम अभी अपने देश की बात कर रहे हैं, हमारा देश न किसी धर्म को बढ़ावा देगा, न किसी धर्म के प्रचार प्रसार पे आड़े आएगा, यानी धर्मनिरपेक्ष राज होगा। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का अनुपालन करता है वो कानून की दृष्टि में समान होगा और किसी भी प्रकार से किसी धर्म को स्पेशल बढ़ावा नहीं दिया जाएगा सरकार की ओर से, और सबको धर्म प्रचार की स्वतंत्रता होगी, जैसे कि हमने पहले भी देखा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। तो यह हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रिय छात्र छात्राओं, यह अध्याय पूरा होता है। इस वीडियो में जितनी भी विषय वस्तु को पढ़ाया गया है आप बार बार देखना। अगर किस विषय वस्तु को पढ़ाते समय आपको पढ़ते समय किसी भी बिंदु पर आपको कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप माध्यम से, मिस कॉल माध्यम से या कॉल करके। मेरा नंबर है 9759223819। प्रिय छात्र छात्राओं, इस तरह की अन्य वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं सामाजिक विज्ञान अध्ययन की। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। प्रिय छात्र छात्राओं, सदैव अपने माता पिता की सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।